Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने क्लास 10 के ही चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक की वीडियोस हमने फॉर्मूलाज जितने भी हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखी है। जिन्होंने भी पहले उसको नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उससे आगे के चैप्टर 8 से लास्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 से। चैप्टर 8 है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। जैसे कि देखिए, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स है, इसके सामने वाली साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हो। गिवन दैट दिस एंगल इज थीटा, ये आपको एंगल बता दिया गया थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग एंगल थीटा के फ्रंट की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी एंड द लास्ट इज बेस। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे डिसाइड करना है तीनों साइड्स के बारे में, व्हिच इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। इसके बाद इनकी रेशियोज कुछ आती है ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले आपको कुछ रेशियोज के बारे में जानने को मिलेगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, इन सभी की रेशियोज के लिए आपको इनके कुछ बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं। आप देख सकते हो साइन थीटा P अपॉन H, P मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा B अपॉन H, tan P अपॉन H। मैथ आपकी ये तीन ही है, क्योंकि आफ्टर tan cosec थीटा व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sec थीटा ये cos का रेसिप्रोकल है और cot ये tan का। मैं जो आपको ये है तीन फार्मूला, इस तीनों को ध्यान में रखना है, तीनों के रेशियोज को ध्यान में रखना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, क्योंकि बाद में sin का इन्वर्स हो जाता है cos एंड sin का इन्वर्स हो जाता है cosec, cos का रिवर्स हो जाता है sec और tan का रिवर्स हो जाता है cot। तो इस छोटे से टेबल को आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है, sin cos tan और रिवर्स में cosec sec cot। इसको याद रखने के लिए देखिए, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। आप यहां से देख सकते हो P B P, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, वर्ड को आप ध्यान में रखना, और अपॉन में H H B है तो हर हर बोल, ऐसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल। तो ऐसे करके आपको क्या याद आ जाएगा, देखो जब आप लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, तो ऐसे ये जो रेशियो बनेगी ये साइन की बनेगी, फिर कॉस की बनेगी और फिर टेन की बनेगी। ठीक है, और भी एक ट्रिक है वो भी काफी अच्छी है। आपको पता है जैसा कि इंडियंस जो है जुगाड़ के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने दूसरी ट्रिक भी बना रखी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। तो जो भी ट्रिक आपको बेस्ट लगी हो उसको आप अपने माइंड में फिट कर सकते हो। अब अगर कॉसेक की बात करें, हम कॉसेक की कंडीशन में आपको अपोजिट देख लेना है, h अपॉन p, सेक की कंडीशन में h अपॉन b और कॉट की कंडीशन में b अपॉन p। ठीक है, तो छोटे से टेबल को और जो मैंने आपको ट्रिक बताई उसको माइंड में रख करके आप इसको याद रख सकते हैं। रेसिप्रोकल को आप देख लो यहाँ पे, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का होता है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है एंड सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा ये cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है एंड cot थीटा ये tan का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखोगे तो बाकी आपको वैल्यूज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब हम इससे कुछ बेसिक फार्मूलाज की बात करते हैं जो कि आपको प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। sin को अगर आप 90 माइनस थीटा से रिलेट करते हो तो वो कन्वर्ट होकर के बनता है cos थीटा। वैसे ये cos को अगर आप करोगे तो वो बनेगा sin, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा में चेंज होता है, तो cot 90 माइनस थीटा ये किसमें चेंज होगा, ये tan थीटा में चेंज होगा। sec 90 माइनस थीटा चेंज होता है cosec थीटा में, तो इसका जस्ट अपोजिट cosec आपका चेंज होगा sec। तो यहां से भी आप तीन को याद रख करके बाकी तीनों को टर्न कर सकते हो अपोजिट वे में। तो ये आपका कुछ बेसिक कन्वर्जन का फॉर्मूला था जिसमें आप अपने थीटा एंगल को 90 से रिलेट करके अदर रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम कुछ फॉर्मूला की बात करें, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिलते हैं। सबसे पहला है आपका
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इन एक एक फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मूले के टर्म्स को इधर उधर करके रिप्लेस करके बना सकते हो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लास्ट इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये सभी फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ट्रिग्नोमेट्री में वो है इन सभी की वैल्यूज। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, किस ट्रिक से आप कर सकते हो। टेबल को बताना मैंने ट्रिकी वे में बताया है आपको। आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। इनकी रेशियोज की इनकी वैल्यूज जो है अलग अलग एंगल पे कैसे आप इजी वे में पूरे टेबल को बना सकते हो, कुछ भी लर्न किए बिना। आपको बिल्कुल कुछ नहीं लर्न करना है, पूरी वैल्यू बन जाएगी। तो एक बार आप उस वीडियो को जाके जरूर देखो। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर 8 के बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस कैलकुलेशंस हैं। तो वहां पे आपको सिर्फ इन रेशियोज को माइंड में रखना है और कुछ बेसिक वैल्यूज को माइंड में रखना है, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको, ये 90 का कन्वर्जन हो गया। उसके बाद ये जो नीचे मैंने 3 बताया आपको, इनका कोई यूज आपको चैप्टर 9 में नहीं मिलेगा, बट आपको सिर्फ इन रेशियोज को माइंड में रखना है। रेसिप्रोकल को ध्यान में रख लो और कुछ बेसिक वैल्यूज को। तो चैप्टर नंबर 9 भी आपका इन्हीं फॉर्मूले के हेल्प से खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है सर्कल, ठीक है। सर्कल के बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता ही होंगे। सर्कल के एरिया की अगर हम बात करें तो आप काफी छोटी क्लासेस से ये करते आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें, जो राउंडेड उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, मींस सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला 2 पाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला। आर मींस रेडियस और पाई क्या है आपका, पाई की वैल्यू आपको पता होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप 22/7 भी पुट करते हो एंड 3.14 भी पुट करते हो। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 10 में कुछ नई चीजें जो मिलती है वो सेक्टर। तो चलिए देखते हैं पहले सेक्टर क्या है, इसको समझते हैं, फिर हम कैसे उसमें फॉर्मूला अप्लाई करें ये भी देखें। आपके पास गिवन एक सर्कल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में टोटल पार्ट का एरिया नहीं बोला गया, आपको बोला गया कि कुछ इसका हमने पार्ट ले लिया और यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो इस वाले फिगर का एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का। दिस फिगर इज कॉल्ड सेक्टर। इस फिगर को हम कहेंगे सेक्टर, ठीक है। तो इससे कॉमनली हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। हम कैसे फाइंड करें, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको थीटा एंगल गिवन होगा, थीटा अपॉन 360 सबसे पहले आप कर लोगे, बस उसके बाद फिर पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेंथ ऑफ आर्क। ये देख लो आप, आर्क जो इस सेक्टर के कारण बन रहा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। किसी सेक्टर की आर्क की लेंथ कैसे निकालोगे आप, तो आर्क जो है वो किसका पार्ट है, सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो यहाँ पे आप सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, थीटा अपॉन 360 इनटू 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 को, जो कि आपका चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोई वैसे फॉर्मूला लगता नहीं है, तो उससे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल के एरिया को अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी आपने प्रीवियस जो देखा उसमें सर्कल का हमने सारा सेक्टर का सब कुछ डिस्कस कर लिया। 13 चैप्टर पे आते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज निकल के आते हैं। एक बात कहूं मैं, तो ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 13 पूरी तरह से फार्मूले पे बेस्ड है। अगर फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सभी फिगर के, तो 13 चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो आइए एक एक करके हम सारे फिगर को देखते हैं और उनके सभी एरियाज को देखते हैं। तो सबसे पहला फिगर हमने लिया स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर के कंडीशन में सरफेस एरिया इसकी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरे सरफेस के एरिया अगर आप निकाल रहे हो तो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आपको क्वेश्चन में कभी कभी हेमिस्फीयर के बारे में बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आपने देखा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का मतलब इसको अगर हाफ कर दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको हाफ करोगे 2 पाई आर स्क्वायर,
ये तो इसका कर्व सरफेस एरिया है। अगर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बोला जाए तो ये भी तो एक सर्कल ऊपर बन रहा है, मींस प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा टोटल आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे आप हेमिस्फीयर के फॉर्मूले को बना सकते हो। अगर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को बोला जाए तो जस्ट इसका हाफ कर दो 2/3 पाई आर स्क्वायर, वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर है आपका सिलेंडर। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें अगर तो सबसे पहले डायग्राम को देखते हुए हम अपना समझते हैं इसको। सबसे पहले देखो आप, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है? तो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये वाली एरिया होती है। इस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई एच। ओके, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में बोला जाए तो टोटल बोलने का मतलब है कि ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल दोनों इसमें प्लस करना है, पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई स्क्वायर बन जाएगा, है ना? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, यहाँ से एच और इससे आर बचेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है बस। वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके सिलेंडर के लिए था। नेक्स्ट फिगर देखते हैं कौन, थोड़ा बड़ा आप देख सकते हो ये फिगर हमारा कौन है। इसमें यहाँ हमें हाइट गिवन होती है और ऐसे हमें रेडियस गिवन होती है, ठीक है? और इस हाइट को हम कहते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे आप? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट हैंडेड ट्राइंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके एल को निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है? h² = p² + b²। देन h हाइपोटेनस वाली लाइन यहाँ पे आपकी स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट विल बी √h² + r²। ऐसे आप स्लैंट हाइट को निकाल सकते हो। नेक्स्ट CSA कर्व सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया आपका ये जो नीचे सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, इसको छोड़ करके कोनिकल पार्ट को आपको कवर करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर, ठीक है? r मींस रेडियस ऑफ कोन एंड l मींस स्लैंट। तो कोन के अगर वॉल्यूम के देखो, अगर आप नेक्स्ट फॉर्मूला इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है? इसलिए आप इसके कोन के वॉल्यूम को निकाल सकते हो। नेक्स्ट फिगर की ओर हम बढ़ते हैं जो कि हमारा फ्रस्टम। फ्रस्टम फिगर कैसा होता है? बस कोन के कुछ पार्ट को आप ऊपर से इरेज कर दो, ये बन गया आपका फ्रस्टम, ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाती है, यहाँ पे ऊपर भी आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से भी आपको रेडियस मिलती है। इस रेडियस को हम r1 और नीचे r2 कर लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंट होगा, बाकी हाइट वही रहेगी आपकी और स्लैंट हाइट भी वैसी ही रहेगी, ठीक है? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो वॉल्यूम का अगर आपको फॉर्मूला बोला जाए तो 1/3 पाई इंटू एच, ठीक है? अब देखो रेडियस जो है यहाँ पे 2 रेडियस मिल गई है, तो नॉर्मल हम पाई आर स्क्वायर एच नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ से फॉर्मूला यूज करना है r1² + r2² + r1 इंटू r2। ऐसे आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकते हो, ठीक है? कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही सर्कल को आपको छोड़ना है, सिर्फ आपको ये मिडल वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको लेना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू r1 + r2, ठीक है? इसको यूज करके आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड कर सकते हो। फ्रस्टम को जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसको छिन्नक बोलते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आपका छिन्नक ही है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया पाई इंटू r1 + r2 इंटू l। लास्ट टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में आपने इतने को निकालना सीख लिया, टोटल में सिर्फ आप पाई r1 का स्क्वायर एंड पाई r2 का स्क्वायर ऐड कर दो। आप देख सकते हो ये तो पार्ट इक्वल है आपका, पाई इंटू l r1 + r2, ये दूसरे सेम टू सेम है। ऊपर वाले सर्कल के लिए पाई r1² और नीचे वाले के लिए पाई r2², ठीक है? तो ऐसे आप टोटल सरफेस एरिया को फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैंट हाइट की कंडीशन। तो पहले जब आप आपने कोन में देखा तो कोन में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, आपने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, बट यहाँ पे ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट के लिए तिरछे ऊंचाई के लिए भी अलग से फॉर्मूला है, L = √h² + r1 - r2 का होल स्क्वायर। इसमें r1 r2 जो है ना वो आप अपने से डिसाइड कर लोगे कि कौन सी रेडियस जो है वो ग्रेटर है, उसको पहले रखोगे और बाद वाले को माइनस
वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर जब आप करोगे तो माइनस में या प्लस में स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगले फिगर पे बढ़ते हैं जो कि हमारा क्यूब। क्यूबॉइड मींस इसमें आपको दिख रहा है 12 एजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से अगर आप काउंट करो अच्छे से तो 4 लेंथ 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट मिलेगी, है ना। 4 4 मिलकर 12 होते हैं। तो अगर इसको आपको पेरीमीटर बोला जाए निकालने के लिए, पेरीमीटर की कंडीशन तब आती है ना, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए गिवन बॉक्स है, इसको आपको टेपिंग करनी है, हर एक कॉर्नर पे हर एक एजेस पे आपको टेप लगाना है, तो उसके लिए आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। इसके बाद लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। लॉन्गेस्ट डायगोनल आपकी कैसी होगी, यहां से आप स्टार्ट करो और इस कॉर्नर पे लाके मैच करो लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए तरीका क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल के लिए रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तीनों को रूट में रख स्क्वायर करके सम कर लो, आपको मिल जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है टोटल के लिए, जब आपने टोटल 6 फेजेस के लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से जैसे कंडीशन आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे दी जाती है कि रूम के फ्लोर को प्लास्टर नहीं करना है, तो वैसे कंडीशन में इसका क्या होगा, तो जैसे ही आप एक पार्ट इसका माइनस कर रहे हो तो सीएसए के लिए माइनस एलबी करो, ठीक है ना। थर्ड सरफेस एरिया में माइनस एलबी कर लो अगर आप एक पार्ट को छोड़ रहे हो। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्यूब फिगर है, सेम टू सेम वैसा ही फिगर होता है, सेम टू सेम तो नहीं कह सकते क्योंकि उसकी सभी साइड जो है आपको इक्वल मिलेंगे, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए डायरेक्टली हम 12 इंटू साइड कर सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया के लिए 6a स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर लो। और अगर इसमें सीएस से पूछा जा रहा है तो सीएस में आपको ये ध्यान में रखना है कि कितने सरफेस को हटाया जा रहा है। अगर एक सरफेस को हटाया जा रहा है तो a स्क्वायर माइनस करोगे, दो सरफेस को हटाया जा रहा है तो 2a स्क्वायर माइनस करोगे, ऐसे आप निकाल सकते हो। और वॉल्यूम के लिए a क्यूब साइड इंटू साइड करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट जो स्टैटिस्टिक्स है आपका उसको देखते हैं। तो सरफेस एरिया की वॉल्यूम ये आगे अगर आप देखो तो थोड़ी बहुत फॉर्मूले की जरूरत आपको आगे के 2 चैप्टर में भी पड़ती है, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, इसको हम लास्ट में देखते हैं। 2 फॉर्मूले आप यूज करके पूरे चैप्टर को इजीली कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी सी आपको दिख जाएंगे, देखो जैसे मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीजें आपको निकालनी है। और मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। तो तीनों मेथड में आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए बताया गया है, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से, और फिर लास्ट में स्टेप देख सकते हो। तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है। ये fi xi का टोटल सम आपको करना है और सिग्मा fi फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसके लिए फार्मूला a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। And the last is state deviation method, ये है a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं तीनों अलग अलग कंडीशन के लिए। जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना हो इसके लिए आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। मोड और मीडियन इन दोनों के लिए आप देखो तो l plus f1 f0 upon 2f1 minus f0 minus f2, देखो ये जो f1 f0 f2 दिख रहा है, ये सभी जब आप चार्ट बनाओगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी की टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करते हो, उससे आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। तो जब आप टेबल बनाओगे वहां से आपको इन सब की वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मोड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h, ठीक है। इससे आप मोड को निकाल सकते हो। और मीडियन निकालने का आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है l plus n upon 2 minus cf क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी upon f into h। तो ऐसे बस इतने से फॉर्मूले को यूज करके आप अपने स्टैटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और इन तीनों में मैंने आपको बताया कि इन तीनों में से कोई भी वन वे आप सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे इजी वे डायरेक्ट मेथड का होता है, क्योंकि इसमें आपको देखा जाए तो चार्ट भी बहुत कम ही टेबल वगैरह बना।
चलिए आगे देखते हैं आपका लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको किसी भी कंडीशन के चांसेस के बारे में बोला जाता है, ठीक है। तो चांसेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आने के क्या चांसेस हैं, ये कोई भी चीज हो सकती है, तो इसके क्या चांसेस हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपको जिसके भी चांसेस निकालने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, उसके लिए आपको कितने चांसेस दिए गए। जैसे अगर डाइस की बात करें तो अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब टोटल चांसेस कितने हैं, 6। तो ऐसे आप पुट करके प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। इसमें एक चीज और आती है, प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, ई आने के चांसेस कितने हैं। कुछ क्वेश्चंस में ई आने के चांसेस नहीं, ठीक है, नॉट चांसेस वाले भी आपको बोले गए। तो नॉट चांसेस के लिए सिंपली आप 1 माइनस चांसेस को माइनस कर सकते हो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल सकते हो, क्योंकि इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो इससे अगर नॉट ई आपको निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर सकते हो। तो ये हमारी जो पूरी वीडियो थी, इससे पहले इसका पार्ट 1 भी हमने बनाया और ये रहा आपका पार्ट 2। आई होप आपने सभी ने, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने सभी फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। बाई चांस अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं आप। और वीडियो कैसी लगी हो ये भी हमें बताएं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।